राम राम भाई, सारे भैया ने। और कैसे हैं आप लोग? मैं जो आज ये लाइव आया हूँ, इसका पर्पस है कि आप लोगों को ये पता चले कि हरियाणा में अगर सरकार बदलती है तो क्या क्या बदलेगा और क्या क्या नहीं बदलेगा। ये सवाल उठा कल की घटना पे। मदीना टोल पे पुनिया खाप के प्रधान से, शमशेर सिंह पुनिया साहब से, जो किसान आंदोलन में लगातार एक्टिव रहे और अभी किसानों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी की गई और उस बदतमीजी के बाद में उनसे टोल वसूला गया। हम लोग क्या कहते हैं कि जो समाज के काम में लगे हुए लोग हैं, उन लोगों को आवाजाही के समय पे, आवाजाही के टाइम पे टोल देने का कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जैसे सरकार में बैठा कोई आदमी है, यानी कि कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई विधायक है, सांसद है, या कोई जज है, या पुलिस में काम करने वाले लोग हैं, इनका टोल फ्री क्यों होता है? इनका टोल फ्री होने के पीछे का लॉजिक ये है कि ये लोग जनता के लिए काम करते हैं। भाई सच में करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो है बाद की बात, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में और असलियत में तो ये जनता का काम करते हैं। इसीलिए जनता इनको इस चीज़ का मतलब प्रिविलेज देती है कि सड़क पे चलते हुए इनका हूटर सुन के साइड में हो जाना, फिर मतलब टोल के ऊपर इनको बिना किसी दिक्कत के आने जाने देना, और ये मानते हैं कि इनका समय थोड़ा कीमती है तो इन लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा इज्जत देना, और इनकी रिस्पेक्ट भी इसलिए है कि ऑफिशियली ये लोग जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन यदि ये जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर इनकी बेइज्जती होना ज़रूरी है। अब जो टोल है उसके प्रति जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, और उस आक्रोश को मतलब समझते हैं सरकारें। तो इसलिए सरकारों ने क्या खेल खेला कि अभी एक जीएनएस वाला जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ये लोग टोल वसूलने वाले हैं सिर्फ आपकी गाड़ी को हाईवे पर चढ़ते ही। मतलब जो जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन है, उसका प्रोसेस ये लोग चालू करने वाले हैं। 2 जगह पर इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है और सफल टेस्टिंग हो चुकी है, और वो सफल टेस्टिंग के बाद इन लोगों ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है कि अब जो है आने वाले टाइम में आपको जो टोल है वो हर बार टोल टैक्स के ऊपर खड़ा नहीं होना होगा। आपकी गाड़ी जैसे ही हाईवे पर आई और वो टोल कटना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि जो मदीना टोल पे जो घटना हुई, वहां पे तो किसान संगठन आए, अपने जित बॉडी जी आए, और वहां पर किसान संघर्ष समिति से, और उन्होंने उनकी क्लास ली, और उसके बाद में फिर वो लोगों ने अपनी माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद में फिर डबल टोल, जितना टोल उन्होंने लिया था उसका डबल वापस भी किया। तो वो तो हो गया। बट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये हुआ क्यों? जनता के अंदर गुस्सा है। अगर जनता में गुस्सा है तो सरकार उस गुस्से को इस तरीके से मैनेज करने वाली है कि आपकी गाड़ी में जीपीएस आधारित अगर बॉक्स लगा होगा तो आपको 20 किलोमीटर तक तो छूट है, 20 किलोमीटर के बाद आपको टोल देना होगा। और जाहिर सी बात है, जो 20 किलो अगर 21 किलोमीटर चले हो तो आपको 21 किलोमीटर का ही टोल देना होगा। अब ये अभी शुरुआत हो रही है हाईवे के लिए, कि आपको ये बताया जा रहा है कि अगर कुछ सुविधा है, अगर आप कुछ सुविधा ले रहे हैं तो आपको टोल देने में क्या तकलीफ है। हमेशा से यही हो रहा है। जब से किसी ने राज करना शुरू किया, राजघराने हों, सत्ताएं बदली, मतलब चाहे अंग्रेज हों, उसके बाद चाहे अपने राजा हों, चाहे दूसरे राजा हों, चाहे मुगलों के राजा हों, अंग्रेज हों, या फिर ये काले अंग्रेज हों, कोई भी हो, व्यवस्था वही है कि आपको जनता को चूसना है। जनता अगर किसी भी लायक रहेगी तो वो सवाल उठाएगी, इसलिए जनता को कंगाल करते रहो। और टोल यानी टैक्स जो है, ये इसका एक बहुत बड़ा रोल है। और जब देश के लोग या समाज के लोग टैक्स कलेक्शन को ध्यान से ना देखें और टैक्स के
बदले में उनको क्या मिल रहा है, अगर इसका सवाल वो जब सरकारों से नहीं पूछें तो उनके साथ में ऐसा होता ही है, ये लगातार होता आ रहा है। तो अभी इस कलेक्शन को रोकने का तरीका ये निकाला है इन्होंने कि आप हाईवे पर जाएंगे तो आपका टोल कटना स्टार्ट हो जाएगा। बाद में ये ऐसा होने वाला है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट होते ही टैक्स कटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इंजन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। और जिन गाड़ियों में किल स्विच लगा हुआ है वो उन गाड़ियों को तो कंपनियां भी बंद कर सकती हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा किया कि कुछ करोड़ों गाड़ियों को हैकर्स ने हैक करके और ये दिखा दिया था कि आपकी गाड़ियों के खड़े खड़े हॉर्न बजा दिए, गाड़ियों को ऑन कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया, इग्निशन ऑन कर दिया और शीशे डाउन कर दिए। जिन गाड़ियों में वो फैसिलिटी, यानी जो भी गाड़ियां मोबाइल के साथ कनेक्ट हो सकती हैं उन गाड़ियों को बाहर बैठा कोई भी व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है। तो उनकी चाबी, उनका जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो कंपनी के पास है, ऑब्वियसली प्राइवेट लोगों के पास है, ऑब्वियसली सरकारों के पास है। तो आपकी गाड़ी को कभी भी कहीं पर भी जाम कर सकते हैं, और यदि आप टोल नहीं देंगे तो फिर आपको उन टोल्स का भी देखा आपने, पेटीएम के टोल जो फास्टैग थे वो बंद कर दिए और नए फास्टैग आए, और उसके बाद में वो फास्टैग में जो करोड़ों रुपया था वो सारा का सारा पेटीएम हजम कर गया, किसी को वापस नहीं दिया। ऐसे ही आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा बैंक ऑफ अमेरिका का जो सर्वर था वो डाउन रहा कुछ दिनों तक, और जब कुछ घंटों तक, और जब ऑन हुआ दोबारा से वापस आया, ऑनलाइन हुआ, तो लोगों के अकाउंट खाली मिले, 0 अकाउंट मिले, और उसका कोई हिसाब किताब देने वाला नहीं है। वो बोले हैकर्स थे, उन्होंने साफ कर दिया। और ये बात हम लोग पिछले 3-4 साल से आपको बता रहे हैं कि इंडिया में सारे बैंक डूबने वाले हैं, और उसका प्रोसेस यही होगा कि 1-2 दिन के लिए इंटरनेट डाउन रहेगा, 1-2 दिन के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ रहेगा, और फिर जब ऑन होगा तो आपके सारे बैंक खाते खाली मिलेंगे। तो क्या सरकार बदलने पर यह सब बदलने वाला है? मान लीजिए हरियाणा में अभी जो सर्वेज हैं वो ये बता रहे हैं कि दूसरी प्राइवेट कंपनी की, अभी एक प्राइवेट कंपनी चल रही है जिसको संघ चलाता है, जिसको भाजपा चलाती है, और अभी दूसरी प्राइवेट कंपनी है जिसको राहुल गांधी चला रहा है। तो राहुल गांधी वाली प्राइवेट कंपनी की सरकार आ रही है, ऐसा कह रहे हैं सारे सर्वेज। अब वो सरकार आने के बाद क्या बदलने वाला है? सवाल ये है, क्या आपका पटवारी बदलेगा? क्या आपके स्कूल का टीचर बदलेगा? क्या रोडवेज के कर्मचारी बदलेंगे? क्या रोडवेज का काम करने का तरीका बदलेगा? क्या खिलाड़ियों के साथ जो हो रहा था वो बदलेगा? आपके गांव में जो चल रहा था सिस्टम वो बदलेगा? क्या नशा कम होगा? क्या अपराध कम होंगे? क्या ऑनलाइन कनेक्शंस सुधरेंगे या खराब होंगे? यानी जैसे उन्होंने फैमिली आईडी के ऊपर बोला, अभी देखना यह है कि फैमिली आईडी को ये बंद करने वाले हैं या फैमिली आईडी को दुरुस्त करने वाले हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन एग्जाम होने लगे या ऑनलाइन चीजें हुई तो उससे पारदर्शिता बढ़ी है। उससे पारदर्शिता नहीं बढ़ी है दोस्तों, उससे आपका कंट्रोल बढ़ा है। भाई ऑनलाइन भी जो सॉफ्टवेयर है वो उनके पास तो है ही ना, उसकी चाबी तो वो जो चीज उसमें करना चाहते हैं वो वहीं से ही कर सकते हैं बड़े आराम से। किसका सिलेक्शन होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, किसका काम होना चाहिए, किसका नहीं, वहां से वो ओके करेंगे तो ही होगा, अपने आप से कुछ नहीं होता है। चाहे पुलिस या सिस्टम है, चाहे वो सिस्टम है, ऑनलाइन करने का मकसद है आपका डेटा इकट्ठा करना और फिर उसके बाद उस डेटा के हिसाब से आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करना। क्या ये बदलने वाला है? ये बड़ा सवाल है। अगर ये नहीं बदलेगा इसका मतलब सरकारें नहीं बदली हैं, इसका मतलब है चेहरा बदला है, व्यवस्था वही की वही है, और व्यवस्था तो वही है। देखिएगा जैसे हिमाचल में हो रहा है, हिमाचल में क्या हुआ कि बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने मतलब आप एक काम करिएगा, मैं आपको ये टास्क आपके जिम्मे छोड़ रहा हूं। इसका रीजन ये है कि आपको जब सब कुछ बना बनाया मिल जाता है ना, मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है, 2 टक करेंगे और बड़े आराम से हम लोग वो आंकड़े आपको बता सकते हैं, बट हम नहीं चाहते बताना। हम चाहते हैं कि आप एक काम करिएगा, हिमाचल सरकार, जब आप इस पे कमेंट करिएगा ढूंढ करके, जब आप देख लोगे तो फिर इस वीडियो पे आके कमेंट करिएगा। हिमाचल में जिस टाइम पर इससे पहले की सरकार थी, जयराम क्या था वो था, कोई जयराम ठाकुर था, जयराम ठाकुर की सरकार आई 2017 में। उस टाइम पर देश के हिमाचल के ऊपर कितना कर्जा था हिमाचल सरकार पर, ये देखिएगा। और फिर बीजेपी की सरकार आई, उसने कितना कर्जा लिया,
और जब फिर दोबारा से सुखविंदर सुक्खू, ये अभी जो चीफ मिनिस्टर है, ये जब बना, तब कितना कर्जा था उस टाइम पे। और आज के टाइम पर हालत ये है कि वो कह रहे हैं कि हम आर्थिक मंदी से गुजर रही हैं सरकारें, तो सरकार को लैट्रिन के ऊपर, मतलब आपके टॉयलेट के ऊपर, यानी आपके हगने के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा। बाद में जब किरकिरी हुई तो वो आदेश तो वापस ले लिया। लेकिन हिमाचल सरकार की हालत बुरी है, वो तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, ये सच्चाई है। इसी तरह से जिस टाइम पर खट्टर सरकार में आया 2014 में, उस वक्त कितना लोन था हरियाणा सरकार के ऊपर और अभी कितना लोन है, इसकी रिसर्च आपको करनी है। और देखना कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएगा तो क्या वो ऐसा कुछ कर पाएगा। और अगर ये इतना सब कुछ कर्जे में होते हुए भी लोगों के खाते में फ्री के पैसे डालने शुरू करेंगे तो वो कहां से आएंगे, इसको समझना है आपको। फिर आपको ये देखना है कि जो टोल कलेक्शन है वो तो 4-4, 5-5 गुना हो चुका है ऑलरेडी टोल इन कंपनियों का। तो होना तो ये चाहिए था कि जितना टोल कलेक्ट, जितना आपका सड़क के ऊपर खर्चा हुआ है उतना टोल कलेक्ट किया और उसके बाद में बंद कर दिया। लेकिन ये तो नहीं हुआ। ये तो नेताओं की पार्टनरशिप इन टोल्स कंपनियों के साथ होती रही और उस पार्टनरशिप में ये मालिक बनते गए और हर साल टोल को एक्सटेंड करते गए। और अब टोल की ये हालत है कि वो 5-5 गुना अपनी लागत से ज्यादा कमा चुके हैं और उसके बाद भी वो बंद नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जेब को खाली करने का जो प्रोसेस नोटबंदी के समय पर चालू हुआ था वो अभी तक रुका नहीं है और ये रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि हम सोए हुए हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे तो हो जाएगा। कोई आदमी जब समाज में उतरता है, उसकी क्रेडिबिलिटी अगर समाज में नहीं है तो समाज उसकी बात को नहीं सुनता है। इसीलिए हर आदमी को बेईमान बनाने पे लगे रहते हैं। संगठनों में आने वाले लोगों को चंदे के नाम पर, पैसा देने के नाम पर, खर्चा देने के नाम पर, किसी और चीज के नाम पर वो बेईमान बना देते हैं और उसके बाद में उनके ऊपर आरोप लगा करके उनको उनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देते हैं। और फिर उसके बाद में वो आदमी किसी लायक नहीं रहता, क्योंकि फिर जनता उनकी बात नहीं सुनती है और फिर आखिर में जाकर के उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जनता सरकार मोर्चा ने एक पहल शुरू करी। हमने कहा हम कोई संगठन नहीं बनाएंगे, हम किसी को कोई पद नहीं देंगे, जो भी व्यक्ति जो भी करेगा ये उसकी जिम्मेदारी होगी और वो अपने लेवल पर काम कर सकता है। यहां भी ऐसा हुआ। कुछ लोगों ने चेहरा तो बनाया जनता सरकार मोर्चा में आने के बाद और अब वो अपना नया संगठन चालू करने वाले हैं। कुछ लोगों ने कर लिए हैं, कुछ लोगों ने पहले कोई संगठन बनाया था, वो संगठन कुछ काम करा है नहीं, कोई मीटिंग हुई, कभी कुछ प्रैक्टिकली कुछ किया नहीं। अब जनता सरकार मोर्चा में आए, फेस बन के अब दोबारा से वो करने वाले। हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं ऐसा हो, हम चाहते हैं मल्टीपल चेहरे बने, हम चाहते हैं लोग बोलें और फिर जनता अपने आप तय कर लेगी कि कौन आदमी कैसा है, कौन आदमी किस तरह से बिहेव करता है, कौन आदमी किस तरह से रहता है। और बगावत तो होने वाली है, ये तो तय है। उस बगावत को वो लोग करवाएंगे अगर अपने ही एजेंटों के जरिए, क्योंकि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं वो मैनेज किए जा सकते हैं। वो लोग आराम से उनको सत्ता का लालच दे करके वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो बड़ा दुख होता है जब समाज ने जिनको इतनी रिस्पेक्ट दी और वो भी फिर उनके हाथों बिक जाते हैं। अभी देखा आपने, आपके पास वादे करने वाले नेता आए, बहुत सारे वादे किए कि हम आपके काम करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। लेकिन एचपीवी वैक्सीन्स तो कंटिन्यूसली जारी हैं बच्चों को लगनी, स्कूलों के अंदर तो दवाइयां देनी जारी हैं और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी चल रहा है और जहां बीजेपी की है वहां भी चल रहा है, जहां आम आदमी पार्टी की है वहां भी है। पंजाब में डेटा कलेक्शन का काम जबरदस्ती चल रहा है, सारी जमीनों को ऑनलाइन करने का काम जबरदस्ती चल रहा है, सारे तालाबों को कंट्रोल करने का काम चल रहा है, सारी की सारी सामूहिक जमीनों को कंट्रोल करने का काम चल रहा है और ये कंट्रोल कॉन्टिन्यूसली जारी है।
और जो लोग हैं वो ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग बिल्कुल नशे में हैं। किसी को सत्ता का नशा है, कि कोई अहंकार में है, कोई खाली बैठा है, कोई मोबाइल में लगा है, कोई किसी को ओटीटी का नशा है, किसी को मतलब अश्लीलता का है, किसी को सट्टे का है, किसी को कोई है, किसी को कोई है। नौजवान बच्चे धुन में लगे हैं पेपरों की तैयारी करने में और कुछ नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कुछ कर पाएंगे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। क्योंकि जब कोई कंपटीशन में जब कोई समाज अपने बच्चों को डाल देता है तो सत्यानाश कंपलसरी है। हम सह अस्तित्व नहीं सिखा पाएंगे अगर अपने बच्चों को, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो सह अस्तित्व पर काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। अगर हैं तो वो नहीं उतर पा रहे, सड़क पर उतर पा रहे हैं तो उनके पास संसाधनों की कमी है। कोई अपने घर फूंक के अगर कोई काम कर भी रहा है तो वो कहते हैं कि तुम तो राजनीति कर रहे हो। मैं कहता हूँ ऐसी राजनीति करे तो इससे अच्छे लोग ने कहाँ मिलेंगे आपको। फिर कहते हैं कि तुम तो मतलब 2017 में जब मैं चला था तो 2019 के चुनाव नजदीक थे, तब भी उन लोगों ने यही कहा। फिर 2024 में भी यही कहा। फिर मैंने देखा कि 2024 में वो लोग बोलते तो थे कि तुम लोग चुनाव लड़ोगे, तुम लोग चुनाव लड़ोगे। फिर जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो उनके साथ भी हो लिए। जो लोग ये कह रहे थे कि तुम चुनाव लड़ोगे और उसको बुरा कह रहे थे, वो फिर उन लोगों के साथ हो गए जो चुनाव लड़ रहे थे। तो हमने कहा चुनाव लड़ना बुरा है क्या? मतलब जो लोग लड़ रहे हैं उनके तो आप तलवे चाट रहे हो। अभी देखो क्या होगा, जिनको तलवे चाटने की आदत है वो तलवे चाटने जारी रखेंगे। पहले किसी और के चाट रहे थे, अब किसी और के चाटेंगे। ठीक है ना? किसी को लगता है कि सरकार भाजपा की आई थी, किसी को लगता है कांग्रेस की आएगी। नहीं भाई, देखो पहले कांग्रेस थी जब सत्ता में, तो भाजपा के लोग जो कांग्रेस के जो लोग थे वो भाजपा में चले गए, तो भाजपा की सरकार आ गई। तो मैं उसे भांजरेस की सरकार बोलता था। और अभी क्या हुआ कि कांग्रेस में चले गए अब भाजपा वाले। पहले भाजपा की सरकार थी ना हरियाणा में, तो अब कांग्रेस में चले गए, तो अब कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की आएगी। वो कांग्रेस की नहीं होगी, वो खाजपा की होगी। कांजपा बोलते हैं हम लोग उसको, कांजपा। कांग्रेस और भाजपा का मिश्रण, वो एक ही है असल में। और दूसरी पार्टियां भी एक ही हैं, क्योंकि व्यवस्था उनकी है। मान लो आप एमएलए बनकर वहां चले जाते हो, तो क्या आप कुछ कर पाओगे? मैं अभी दिखाऊंगा आपको, अभी खेल दिखाऊंगा। अगले 1 साल में आप किसान आंदोलन में लड़े, किसान आंदोलन के बाद आप में से कुछ चेहरे उभरे, अब वो चेहरे इलेक्शन लड़ रहे थे, उनमें से कोई तो चेहरा विधानसभा में पहुंचेगा ही। और जब वो पहुंचेगा और जब आप उसके ऊपर काम करने के लिए जाओगे, जब आप उससे अपने काम बोलने के लिए जाओगे, देखना वो क्या कहेगा। काम तो सिस्टम से होगा, काम तो तरीके से होगा। ये सिस्टम का मामला है, ये नीतिगत मामला है, ये पॉलिसी मैटर है। अब सारी मजबूरियां उसके सामने आ जाएंगी। पहले जब वो आंदोलनकारी था तब कोई मजबूरी नहीं थी, तब वो कह रहा था नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं हो रहा था कोई बात नहीं, लेकिन अब होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो इस पोस्ट का जो ऊपर कैप्शन है, उसका पर्पस ये था कि आपको अब नजर बनाए रखनी है कि आपका विधायक, आपका मंत्री सिस्टम से काम कर रहा है या आपके हिसाब से काम कर रहा है। वेरी गुड। एक साथी है जो बता रहे हैं कि 31 मार्च 2014 तक प्रदेश पर यानी हरियाणा पर 60,293 करोड़ रुपए का कर्जा था। संजीव भाई बता रहे हैं। और मौजूदा सरकार ने 6 वर्ष के कार्यकाल में विकास के नाम पर 1,85,548 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, जो कि 2024 तक 3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है। यानी आप 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में होने की चांसेस हैं। अब आप देख लीजिए कि ये पैसा चुकता कहां से होगा। नहीं होने वाला है। जैसे आपकी गांव की जमीन, आपके खेत की जमीन बैंकों के पास गिरवी पड़ी है और आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, आपने मकान तो बनाना शुरू कर दिया लेकिन आपके पास चुकाने के लिए, ईएमआई चुकाने के लिए काम नहीं है। ऐसे ही प्रदेश और देश की सरकार के पास में चुकता करने के लिए पैसा नहीं है। तो आपके संसाधनों को जो गिरवी रखा है, आपकी गलियों को, आपकी सड़कों को, आपके खेतों को, आपके आधार कार्ड को जो गिरवी रखा है, ये गिरवी रखा हुआ यानी कि अब आकर के कभी भी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं,
आपने प्लॉट लिया हुआ है, आपका खानदानी प्लॉट है, उसकी कीमत 5 करोड़ है, लेकिन आपको उसके ऊपर मकान बनाने के लिए मात्र 20 लाख रुपए का लोन चाहिए, बाकी पैसा आपके पास है। तो वो 20 लाख रुपए का लोन जब आपको देता है बैंक, तो वो आपसे उस प्लॉट के कागज भी ले लेता है। यानी कि जो 5 करोड़ का प्लॉट था और जो उसके ऊपर लगने वाली जो आपकी जो कैश था, वो सब जीरो होकर के आपके सारे डॉक्यूमेंट 20 लाख रुपए में बैंक के पास चले जाते हैं। और मान लो इस दौरान लॉकडाउन लग जाए और आपका काम धंधा चौपट हो जाए और आप वो 20 लाख ना चुकता कर पाओ, तो आपका प्लॉट 20 लाख रुपए से कम में बिकने वाला है, ये तय है। क्योंकि बैंक वालों की सेटिंग होती है रियल एस्टेट वालों के साथ, जितना उनका कर्जा होता है उससे कम अमाउंट में ही वो आपके मकान को खरीदते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब आपकी वो पुश्तैनी जमीनें सब जाने वाली हैं। आपकी जमीनों के रेट हैं 20-20 लाख रुपया, और आपकी जमीन जो है वो लोन पे पड़ी है, बैंकों में पड़ी है गिरवी 1-1 लाख रुपए में। तो आप उसको चुकता कर पाएंगे क्या? नहीं लगता है मुझे तो आप चुकता कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। तो किसानों की जमीन और जो लाल डोरा तोड़कर आपके घरों को की रजिस्ट्री कर दी है, क्या कांग्रेस इसको वापस करेगी? क्या कांग्रेस गांव की सामूहिक जमीन जो बीजेपी ने नाम कर ली अपने, वो वापस देगी गांवों को? नहीं देगी। और आंदोलन करेगा जनता सरकार मोर्चा, तब देखते हैं कि वो कैसे लठ मारेगी। क्या बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है, ये बात आपको तब पता चलेगा। फिर कुछ लोग बोलते हैं, अभी मैंने इसमें लिखा कैप्शन में कि ये जो लोग हैं ये सरकार प्रदेश की नहीं है, लोगों की नहीं है, ये पार्टियों की, और पार्टियां लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। जैसे कांग्रेस हरियाणा में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा मालिक है उसका, ऐसा दिख रहा है ना, मतलब दिख रहा है कहने का मतलब है ना। बीजेपी का मालिक खट्टर दिखाई दे रहा है, मोदी दिखाई दे रहा है सेंटर में। फिर इसी तरह से एक गोपाल कांडा का यार है एक, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि अबे ही कांडा है, तो वो एक कंपनी का मालिक है। फिर उसका भतीजा है जिसको खट्टर की बहू बोलते हैं, वो एक कंपनी का मालिक है। ऐसे ही करके अलग अलग लोग जो हैं वो मालिक हैं कंपनियों के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चला रही हैं, तो इनको तो प्रॉफिट चाहिए ना भाई। देखो, अगर उद्योगपति मार्केट को क्या चाहिए? पैसा और प्रॉफिट। उसको कोई मतलब नहीं है देश के लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो सड़ा हुआ तेल खा रहे हैं, जीएमओ खा रहे हैं, उनकी फसलों में पेस्टिसाइड जा रहा है, उनको कैंसर हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि उनको कभी सजा भी ना मिले। डॉक्टर्स को फर्क नहीं पड़ता है, और डॉक्टर को फर्क पड़ता है, अगर आप बीमार नहीं होंगे तो फर्क पड़ता है, उनका बिजनेस डाउन जाता है। तो 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपए में अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है तो भाई उसको तो पैसे पूरे करने हैं ना, ब्याज भी पूरा नहीं होगा अगर आप बीमार नहीं पड़ोगे, अगर आपको उल जलूल टेस्ट नहीं लिखेगा, अगर आपको ज्यादा दवाइयां नहीं देगा, अगर सस्ती दवाइयां नहीं देगा, तो यही होगा ना। तो ऐसे थोड़ी होगा कि आपको वो ठीक रख दे, और उसके लिए पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी कि आप बीमार पड़ो तो वो सरकारों को दंदा देते हैं, पार्टियों को चंदा देते हैं, और वो पार्टियां उस हिसाब से फिर पॉलिसी बनाने का यस करती हैं, और जो पार्टी सबसे ज्यादा बर्बाद करने की हाँ भरती है, फिर उसकी सरकार बनाने के लिए फिर मीडिया खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से सारा तंत्र आपको बर्बाद करने पे लगा है। आप अपने बच्चों के लिए करने पे क्या कर रहे हैं? इन्हीं के ऊपर आश्रित हैं। क्यों करेंगे भाई ये? कोई टीचर क्यों करेगा? उसको तनख्वाह मिल रही है ना। प्राइवेट वाले को अपना कोचिंग सेंटर चलाना है, सरकारी वाले को तनख्वाह पूरी मिल रही है। वकील क्यों करेगा भला? अगर आपके मुकदमे नहीं होंगे तो उसका घर कैसे चलेगा वकील का? तो वकील आपको ऐसी व्यवस्था बनाने की सलाह क्यों देगा जिसमें गांव की चले, जिसमें पंचायत की चले? वो तो चाहेगा कि आपके मुकदमे हों ज्यादा से ज्यादा। पुलिस वाले की रोटी कैसे चलेगी अगर आपके यहाँ अपराध नहीं होंगे तो, अगर नशा नहीं बिकेगा तो? और नशा बहुत ज्यादा बिकेगा तभी तो पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा खूब सारा मिलेगा, समझे ना आप। तो इसलिए आपकी बर्बादी ही इनकी आबादी है। तो आपको अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हमने जनता सरकार मोर्चा वालों ने ये तय किया है, हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम ये प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम फॉर्म निकालने वाले हैं जिनको चुनाव लड़ना है उन लोगों के लिए। तो आइए और फॉर्म भरिए, और हम आपको हरियाणा की राजनीति के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि यहाँ क्या है कि जो चेहरा बन जाता है उसी को सत्ता चाहिए होती है। यहाँ हम दूसरे एंगल से करने की योजना बना रहे हैं कि स्क्रूटनी हो, छटाई हो, जो ईमानदार लोग हैं वो छांटे जाएं, वो निकलें समाज में, आगे आए,
उसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, तो उसकी योजना हम लोग बना रहे हैं। और 24 नवंबर को जो है वो तालकटोरा स्टेडियम में पेरेंटिंग पे एक सेमिनार हम लोग कर रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मैक्सिमम संख्या में आप लोग वहां पर आइए, क्योंकि हम बच्चों पर बात करने वाले हैं। आपके बच्चों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। प्राइवेट स्कूल वालों को फीस से मतलब है, सरकारी स्कूल वालों को तनख्वाह मिल रही है, उनके जरिए जो सरकार है वो सिर्फ या तो उनको दवाइयां दे रही है, टेटनस के टीके लगवा रही है, एचपीवी की वैक्सीन लगवा रही है, और मतलब उल जुलूल सिलेबस चल रहा है। वो चाह रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा बच्चे स्क्रीन को देखते रहें, वो टैबलेट में उलझे रहें, मोबाइल में उलझे रहें, इंटरनेट पर लगे रहें, टीवी स्क्रीन पर लगे रहें। वो चाहते हैं कि मैक्सिमम आपका बच्चा सोचना बंद कर दे, नंबरों पर आधारित सिस्टम को बढ़े। तो समाज को आगे आकर के अपने बच्चों के लिए अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये समाज का काम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती ये समाज का काम है, ये सरकारों का काम नहीं है। तो अपने प्रतिनिधि कैसे हों, किस तरह से आगे बढ़ें, इस सारे की सारी प्रक्रिया को आपको समझना होगा। और इसके लिए हम लोग जो जन जागरण का अभियान चलाए हुए हैं, इसके लिए बहुत जल्दी हम एक टीम गठित करने वाले हैं। देख सोचिए, हमारे पास इस टाइम जेएसएम के पास खूब सारे योद्धा हैं जो बोल सकते हैं, जो बड़े आराम से गांव में उतर सकते हैं। तो हम उन लोगों को समाज में उतारने वाले हैं और उम्मीद है कि हम 100-200 लोगों की टीम तैयार करके और हर गांव तक भेजने का काम इस पे चालू कर दें। सो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में समाज का योगदान, समाज का सहयोग कितना मिलता है इस बात के ऊपर, और इसीलिए इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी चुनाव हो चुके हैं, अभी कोई नहीं कहेगा कि हम लोग चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। चुनाव तो 2029 में होंगे और हो सकता है कि 2026 में ही ये सरकार गिर जाए, क्योंकि इमरजेंसी के हालात बन रहे हैं। केओस तो इनको लाना ही है, इंटरनेट भी डाउन होगा और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये डाउन करने की योजना बना रहे हैं ताकि उसके थ्रू ये कंट्रोल कर सकें। लेकिन जनता सरकार मोर्चा इनके सामने सबसे बड़ी रुकावट है, इसलिए मोर्चे को तोड़ने की पूरी कोशिश होगी। पर मोर्चा तो कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं। मोर्चा हमने बड़े खूबसूरती से पानी की तरह बनाया है, उसमें आप पत्थर मारिए, तरंगे तो उठेंगी, लेकिन वो अलग नहीं होगा। जैसे ही वो व्यक्ति वहां से निकलेगा फिर पानी एक जैसा हो जाएगा। हमने मोर्चे को इतना फ्लेक्सिबल बनाया है कि जो व्यक्ति चेहरा जो समाज के साथ जो कर रहा है वो बताना पड़ेगा। जैसे मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ समाज के साथ, झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोलकर किसी से मैं पैसे ठग रहा हूँ, मैं पैसे को अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल में ला रहा हूँ, तो आपको बताना पड़ेगा। आप बताइए, हम बताएंगे, मैं बताऊंगा। मेरे साथ छल किया, मेरे ही साथ होने, मैं बताऊंगा। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूं, क्योंकि वो अलग मीटिंग्स करने की, अलग ट्रेनिंग्स करने की, अलग खेल खेलने की, अलग संस्था बनाने की योजना बना रहे हैं। बट बनाने दीजिए। सबने देखा है कि मोर्चा बनने से पहले हम कहाँ थे, कौन कहाँ था, कौन क्या बात कर रहा था, आज क्या बात कर रहे हैं, सब दिखाई दे रहा है। बट मैं समझता हूं कि समय के गर्भ में सब सवालों के जवाब होते हैं और समय पर सबका जवाब मिल जाएगा। आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, अपनी राय लिखिए, बताइए हम लोगों को कि ये प्रोसेस कैसे हो। सबके सलाह आएगी तो उसके हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि हमारा फर्दर क्या स्टेप होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों से हमारी बात नहीं हो पाती है, बहुत से लोगों से हमारी नहीं बात हो पाती है। तो उनके लिए यही है सलाह कि आप लोग आइए, आप लोग ट्रेनिंग्स में आइए। 11, 12, 13 को ट्रेनिंग है जनता सरकार मोर्चा की इधर मोहाली में। उसके बाद 14 तारीख को बगरू में है पेरेंटिंग का सेमिनार, और 15, 16, 17 को ट्रेनिंग है फिर अपनी केकड़ी में राजस्थान में, और फिर 18, 19, 20 को ट्रेनिंग है हनुमानगढ़ में। आप जिस ट्रेनिंग में आपकी पॉसिबिलिटी है आने की, आप उसमें लिखिए। फिर 20 तारीख को ही हम लोग हापुड़ जिले में सपनावत गांव में जा रहे हैं। वहां जो 2 दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली थी, जो कर्जे से उसकी पंचायत है। और फिर 21-22 को भी कार्यक्रम है इधर हिमाचल में। तो आप कंटिन्यूसली इस प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं, आप जहां भी आ सकते हैं। उसके बाद का 22 का प्रोग्राम हम आपको बाद में बता देंगे।
सबसे बड़ी तैयारी आपको करनी है वो 24 नवंबर की करनी है। 24 नवंबर को हम सोच रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम खचाखच भरा होना चाहिए। अगर इतने लोग भी हमारे पास नहीं है तो फिर खामखाई चिल्लाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, मैं ये समझता हूँ। अगर हम इतने लोग भी आकर के अगर एक 5-6 हज़ार 10,000 लोग भी नहीं इकट्ठे हो सकते हैं तो सरकार से टकराने का भूल जाइए। फिर आप हमारे पास अगर योद्धा ही नहीं होंगे संभालने वाले तो किसके खिलाफ क्या लड़ेंगे, मतलब क्या नारेबाजी करके हमारा कोई लॉजिक बनता नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन ऐसे नहीं होती है कि कुछ लोग खड़े होकर के कुछ भी ऐलान कर दें। हमारे एक पुराने मित्र हैं, बड़े सज्जन, वो बहुत ऐसी की उन्होंने हमारे को मैसेज कर करके, अब उन्होंने बंद कर दिया। शुक्र है कि पिछले 3 साल से वो एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट के इसको नकारना होगा, इस व्यवस्था का बहिष्कार करना होगा। बहिष्कार कौन करे? हम बहिष्कार करें उससे थोड़ी बात बनेगी। जिस जनता के लिए व्यवस्था है वो तो उसी में उलझी पड़ी है। उसको तो विधवा पेंशन भी चाहिए, बुढ़ापा पेंशन भी चाहिए, उसको तो बच्चों का कन्या निधि भी चाहिए, उनको तो किसान की सम्मान निधि भी चाहिए, उनको तो फ्री का राशन भी चाहिए, उनको तो चावल भी चाहिए, उनको तो सब कुछ चाहिए। बस सवाल नहीं पूछ सकते वो, क्योंकि उनका वो जो मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। और ये जब बहिष्कार करना है तो मतलब जो उनसे सुविधाएं मिल रही हैं वो हमें फेंकनी पड़ेंगी। आधार कार्ड फेंकना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस फेंकना पड़ेगा। हम तुम्हारी व्यवस्था में तुम्हारे गुलाम बनने को तैयार नहीं, ये बात बोलनी पड़ेगी। वो बात बोलने के लिए पहले समझ आना जरूरी है, और समझ के लिए उसको समझाना जरूरी है, और समझाने के लिए योद्धा निकालने जरूरी है, और उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत है। उसके लिए पहले बैठ के एक विचार बनने की जरूरत है। उस विचार बनने की प्रोसेस कितनी लंबी है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बदलाव इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं होते हैं। इतनी जल्दी से मतलब व्यवस्था को गिराया तो जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। हम लोग निर्माण की प्रक्रिया में हैं, हम लोग ध्वस्त करने की प्रक्रिया के लोग नहीं हैं। तो निर्माण की प्रक्रिया में जो जो लोग लगे हुए हैं वो आएंगे समय के साथ। हो सकता है वो टेस्टिंग कर रहे हों कि ये कैसे लोग हैं, कहाँ तक पहुंचेंगे, क्या पता बीच में ही छोड़कर भाग जाएं। आज तक ऐसा ही हुआ है संगठनों में। वो अपने जिस मकसद के लिए चले थे वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाए। सो इट्स मैटर ऑफ फैक्ट और मैटर ऑफ टाइम कि कैसा रहता है, क्या उसका नतीजा रहेगा। बट मैं समझता हूं कि समय के पास सब सवालों के जवाब हैं और वो मिलते रहेंगे। समय समय पर हम बात करते रहेंगे और इस पे लंबी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप सब लोग जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिएगा, और 24 नवंबर की तालकटोरा स्टेडियम की मीटिंग का, उस सेमिनार की तैयारी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नज़र बनाए रखिए कि क्या क्या बदलने वाला है।